गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। कैसे हो आप लोग? आई होप माहौल चल रहा है आपके एंड पे और जीएसटी का रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो चुका है। एंड अब हम शुरू कर रहे हैं कहानी किसकी? कस्टम्स की। पर सरकार, दिल और दिमाग दोनों इधर, आपको पता है। खैर, और सर आपने जीएसटी की रिवीजन लेक्चर तो देखे ही है। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और जिस दिन तक आपकी सक्सेस आपको नहीं मिलती है तब तक सर हम आपके साथ है, माहौल के साथ। और हाँ, सक्सेस के बाद भी आपके साथ है सरकार। आइए शुरू करते हैं हम कस्टम्स का रिवीजन। सरकार, चैप्टर नंबर 25, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। ओके सर, सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है सर? जो इंपॉर्टेंट बात है वो कहता हूं मैं। टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ध्यान रखना। डीटीए से, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई गुड्स अगर आप ले आ रहे हो तो सर, सिंस यू आर नॉट टेकिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, दैट्स व्हाई वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। इसलिए हमने पढ़ा था एसआर स्टील लिमिटेड के केस में कि सरकार, अगर आप कोई गुड्स ऐसा है जिसके एक्सपोर्ट करने पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो अगर वो गुड्स अपने एसईजेड को सप्लाई किया तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि गुड्स आर नॉट बीइंग गोइंग टू आउटसाइड इंडिया। समझे मेरी बात? हाँ, नो डाउट अदर लॉज के पर्पस के लिए या कस्टम का या अदर टैक्सेस का बेनिफिट देने के लिए एसईजेड को आउटसाइड इंडिया माना गया है, पर सर वो एक्चुअली इंडिया से बाहर नहीं है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन नहीं आता है। क्लियर सरकार? अच्छा, इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया। समझे मेरी बात? तो सर, इंडिया वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। इंडिया का मीनिंग क्या था सर? इंडिया मीन्स लैंड मास। याद आ गया होगा शायद नक्शा जो मैंने क्लास में बनवाया था आपसे। सर मैप, शानदार डिजाइन, शानदार ड्राइंग। और सर आपको याद आ गया होगा, सर मेरी राइटिंग इतनी शानदार है, हंसना मत होए। सर इंडिया लैंड मास जो है वो तो इंडिया का ही है, प्लस इंडिया एक्सटेंड्स टू 200 नॉटिकल माइल्स, बट फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स लॉ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल सर इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, और यहाँ पे कस्टम के सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, इसलिए इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। सेकंड सर, उसके आगे का जो 188 नॉटिकल माइल्स है, 188 नॉटिकल माइल्स, इसको बोलते हैं सरकार कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। एंड सर यहाँ पर कस्टम्स के सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, पर प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट एंड डिटेंशन अप्लाई हियर। अगर कोई स्मगलिंग वाला काम कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या एक वेसल या एयरक्राफ्ट से कोई गुड्स सर स्मगल कर रहा है, या एक वेसल से गुड्स को किसी और वेसल में शिफ्ट कर रहा है, या कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं सर, तो ऐसे केस में वहां पे अरेस्ट एंड डिटेंशन के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। एंड एक बात ध्यान रखिएगा, इंडियन कस्टम्स वाटर, इंडियन कस्टम्स वाटर जो यहाँ आपको डेफिनेशन दिख रही है बेटा, पहले ये केवल 24 नॉटिकल माइल तक था, कॉन्टिजियस जोन तक था, पर इसको अमेंड कर दिया था 2018 में मोदी सरकार ने। और सरकार ये बोल दिया कि नाउ इंडियन कस्टम्स वाटर एक्सटेंड टू सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, मतलब 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम्स वाटर कहलाएगा। इसका मतलब ये था सर, सरकार जो अभी हमने पढ़ा अरेस्ट एंड डिटेंशन के प्रोविजन, वो केवल इंडियन कस्टम वाटर में ही अट्रैक्ट होते थे। तो पहले केवल 24 नॉटिकल माइल तक ही अरेस्ट और डिटेंशन के प्रोविजन अप्लाई होते थे, पर इसको एक्सटेंड कर दिया 200 नॉटिकल माइल तक। इसलिए अब पूरे 200 नॉटिकल माइल में अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के प्रोविजन यहाँ पे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर माहौल सरकार? अब आइए, ये मैंने आपको सिग्निफिकेंस पढ़ा दिया नॉटिकल माइल्स वगैरह का। सर कस्टम टैरिफ एक्ट, सर सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी जो शेड्यूल 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में दे रखा है, उन गुड्स पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम लगेगा। जो रेट वहां दे रखी है याद करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 2 में जो गुड्स दिया हुआ है उन सब पर एक्सपोर्ट करने पर रेट ऑफ ड्यूटी अगर वहां दे रखी है तो उस रेट से कस्टम लगेगा एक्सपोर्ट करने पर। ओके सर, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, सेक्शन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर दिस इज चार्ज टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। सर इन रिगार्ड टू जीएसटी बीइंग चार्ज इन इंडिया, तो जितना जीएसटी हिंदुस्तान में लग रहा है उतना आईजीएसटी यहां पर लगेगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट में लिख दिया क्या, जितना आईजीएसटी किसी भी गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करने में लगता है उतना आईजीएसटी लग जाएगा, कोई भी गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया है तो। ओके, अलोंग विद द अदर कस्टम ड्यूटीज। ओके सर, 39 क्या होता है बेटा? 39 इज, अरे भाई जीएसटी कंपनसेशन सेस। अगर किसी गुड्स को डोमेस्टिकली सप्लाई करने पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए सर गवर्नमेंट ने क्या चार्ज कर दिया? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 39 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट व्हिच इज जीएसटी कंपनसेशन सेस। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जिस अमाउंट पर आपको पता है हमने वैल्यूएशन पढ़ा हुआ है जीएसटी के अंदर, जिस वैल्यू पर जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पर जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। मतलब सर 37 और 39 के पर्पस के लिए वही वैल्यू लेंगे
मतलब सेम वैल्यू लेंगे, जिस वैल्यू पे 37 लगेगा उसी वैल्यू पर 39 भी लगेगा। ओके, और आपको याद आएगा शायद कॉन्सेप्ट मेरा क्या, आखिर कस्टम चार्ज क्यों हुआ, टू इक्वलाइज द इंपोर्टेड गुड्स विद द डोमेस्टिक गुड्स। कस्टम चार्ज हुआ है माहौल के साथ। सरकार, अब बात करता हूं मैं कि किस वैल्यू पे लगेगा 37 एंड 39। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 37 की बात करता हूं, वही 39 के लिए भी एप्लीकेबल है। 37 किस वैल्यू पे लगेगा, जिस वैल्यू पे, सर ध्यान देना, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 और सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 ने जो वैल्यू दिखाई, विच एवर इज हायर, उस वैल्यू पे लगेगा 37। अब 38 बोलता है क्या, सर सुना बेटा, 3 पॉइंट। 38 बोलता है वैल्यू एज पर कस्टम्स एक्ट, जो कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के पर्पस के लिए आपने वैल्यू निकाला है, एज पर सेक्शन नंबर 14(1) और 14(2) वो वैल्यू, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, प्लस एनी अदर लेवी विच इज चार्ज अंडर एनी अदर लॉ, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये सब ऐड कर देना। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पर, उस वैल्यू को बोलते हैं वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8। अब सर उस पर लगना चाहिए आईजीएसटी पर। अगर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8 बोलता है अगर कोई गुड्स आपने इंडिया में इंपोर्ट कर ली, कस्टम बोनेड वेयरहाउस में आपने उन गुड्स को स्टोर किया, और उन गुड्स को अगर आपने कस्टम बोनेड वेयरहाउस में ही किसी को बेच दिया, तो जिस प्राइस में आपने बेचा है वो प्राइस हम लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग 37। क्लियर। पर अगर आपने मल्टीपल टाइम्स वेयरहाउस में गुड्स को बेचा है, तो सर लास्ट बायर जो था बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जिसने परचेज किया था, उसने कितने में परचेज किया, दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ 38A। ओके, तो 38 और 38A की वैल्यू कंपेयर करेंगे, जो भी हायर आएगा उस वैल्यू पे लगेगा आईजीएसटी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मान लो आपने वेयरहाउस के अंदर गुड्स को रखा है पर सारी गुड्स को नहीं बेचा, मान लो 1 लाख यूनिट्स इंपोर्ट करी, उसमें से केवल 20,000 यूनिट पे ही यूनिट्स को ही आपने वेयरहाउस में सेल किया, तो सर 20,000 यूनिट होगी, उसका सर प्रोपोर्शनल वैल्यूएशन कर लेंगे, 20,000 जितने में सेल करी वो, या 20,000 की वैल्यू प्रोपोर्शनल एज पर सेक्शन नंबर 38 विच एवर इज हायर, उस पर लगा देना। क्या भाई साहब आपका 37, हाँ है ना बच्चों। ओके सर, ये था सेक्शन नंबर 37, 38, 38A। 38 और 38A में जो भी वैल्यू बताई विच एवर इज हायर, उतना में लगेगा 37। अच्छा 39 जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसके लिए भी बोल दिया किस वैल्यू लगेगा, जो 310 या 310A विच एवर इज हायर वैल्यू लिखाएगा, और एब्सोल्युटली सेम लिखा है जो वैल्यू हमने पढ़ा 37 के लिए वही वैल्यू होता है 39 के लिए भी बेटा। ओके तो सर ये आपका हो गया 37, 38, 38A, 39, 310 और 310A। ओके सर अब आ रहा है आपका क्या सर 31 काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी विच इज चार्ज टू इक्वलाइज द imported goods with the domestic goods in respect of excise duty being charged in India। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पर एट प्रेजेंट केवल कुछ गुड्स पे ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसलिए उन कुछ गुड्स पे ही 31 अब एप्लीकेबल रहा है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहा है, इसलिए आईसी ने भी आपके सिलेबस के लिए बहुत ही कम पोर्शन रखा है 31 का। ओके देन सर 33 क्या बेटा, स्पेशल, ध्यान देना बेटा, ये है एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 33 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ये क्या होता है बच्चों, सर अगर मान लो कोई गुड्स जो आपने इंपोर्ट किया है उस गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट है, पर उसमें जो काम आने वाले इनपुट्स है उस पे का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो सर उस इनपुट के पोर्शन पे जो एक्साइज लग रहा है उसको इक्वलाइज करने के लिए 33 लगाया गया है। वो प्रैक्टिकली अभी बहुत सर ये काम का पॉइंट नहीं है, पर फिर भी सर सिलेबस में, इसलिए मैंने बताया आपको। देन 35 सर काउंटरवेलिंग सॉरी स्पेशल सीवीडी है बेटा, स्पेशल सीवीडी इसलिए बोलते हैं एसएडी, इसको बोलते हैं स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ द कस्टम्स, एसएडी अंडर सेक्शन नंबर 335 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। ये क्या सर, वेट लोकल टैक्स, सर वेट सीएसटी एंड अदर लोकल टैक्सेस को इक्वलाइज करने के लिए 35 लगाया गया, पर सिंस वेट की रेट हर स्टेट में अलग अलग होती है बेटा, स्टेट वाइज अलग अलग गुड्स की रेट वेट की बोल रहा हूं मैं अलग अलग होती थी, इसलिए सर 35 की रेट फिक्स कर दी 4%, और जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करें अगर उसके डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने पर वेट या सीएसटी लगता था तो उस पर साहब 4% क्या लग जाएगा, एसएडी लग जाएगा। क्लियर। प्रैक्टिकली भी बात करें तो केवल कुछ गुड्स जिन पे भी वेट लगता है तो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन 3 की एडिशनल ड्यूटी खत्म होती है। अब आ रहा है सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, ध्यान दीजिए बेटा, केवल इंपोर्ट पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो भी 10%, किसका 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल ड्यूटीज, वैल्यू पे नहीं बेटा, वैल्यू पे नहीं बच्चों, एग्रीगेट ऑफ ऑल ड्यूटीज टैक्सेस एंड सेस। क्लियर। उन पे लगता है क्या, ड्यूटी का अमाउंट पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज इन पे नहीं लगता, किस पर, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो सर ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी होता है, देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, देन सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ पे नहीं लगेगा, 37 पे नहीं लगेगा, 39 पे नहीं लगेगा। क्लियर। तो कंक्लूसिवली बात करते लगेगा किस पे सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा और प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बाकी और किसी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा मेरे भाइयों। ओके आइए, प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होता है, सेक्शन नंबर 6 एंड 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सर गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर उनको लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट को सर बल्क इंपोर्ट हैम्पर कर रहे तो ऐसे केस में दे कैन लेवी
प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन। ओ रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मत बोल दो भाई, कस्टम पे आ गए हम। ओके सर, शेड्यूल 1 में इसका कितने ड्यूरेशन तक ये प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगेगा ये डिफाइन कर देंगे ये लोग बेटा। और सर अगर गवर्नमेंट को कभी भी प्रोटेक्टिव ड्यूटी बढ़ानी है कम करनी है तो नोटिफिकेशन के थ्रू ये चेंज कर सकते हैं, पर अगर कभी भी ड्यूटी बढ़ानी है तो ऐसे केस में दे नीड द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर, डन। और अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो इमीडिएटली जब नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें इसको पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में और वहां से अप्रूवल मिलेगी सर। और सर अप्रूवल मिल गई तो ठीक है वो कंटिन्यू हो जाएगा, और अप्रूवल नहीं मिली कुछ प्लस माइनस किया तो जिस दिन से प्लस माइनस किया उस दिन से उस नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर देंगे, पर सर वो प्रोस्पेक्टिव ही एप्लीकेबल होगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिफिकेशन जिस दिन से इश्यू किया तब से एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा। ओके, सेफगार्ड ड्यूटी ध्यान देना बेटा। अगर बल्क इंपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट को हैम्पर कर रहे हैं या थ्रेटनिंग टू कॉज द इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर की इमीडिएटली अपना पावर यूज करके सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है टू सेफगार्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब ऐसे केस में ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि अगर आपने कोई भी गुड्स डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करी तो ऐसे केस में सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज नहीं होगा, पर कंडीशन दो सर, अगर आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो वो अगर डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो सेफगार्ड नहीं लगाएंगे, पर अगर उस गुड्स का इंपोर्ट from that developing country is more than 3% of the total import of that goods into India तो ऐसे केस में सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा। सेकंड थिंग, अगर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से कोई गुड्स अगर इंपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में ईच कंट्री से अप टू 3% पर टोटल शुड नॉट एक्सीड 9%, और 9% से एक्सीड किया तो पूरे पे कस्टम लग जाएगा बच्चों। सेम वे 3% से एक्सीड किया तो ऐसे केस में पूरे, जैसे 4% हो गया बेटा टोटल इंपोर्ट का 4% हो गया डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट तो ऐसे केस में पूरे पर लग जाएगा आपका सेफगार्ड ड्यूटी। इसका क्वेश्चन भी आया है एग्जाम के अंदर। ओके, सरकार ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो एक बार प्रोविजनल बेस पे भी सेफगार्ड लगा सकती है, बट प्रोविजनल ड्यूटी कैन नॉट बी फॉर मोर देन 200 डेज, 200 दिन में कंफर्म करना पड़ेगा। अगर एक ड्यूटी लग गई एक बार तो 4 साल तक इट कैन रिमेन इन फोर्स। फर्दर गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है, बट टोटल टाइम कैन नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, मतलब 4 ईयर प्लस 6 ईयर्स। 100% ईओयू फ्री ट्रेड जोन की यूनिट, एसईजेड की यूनिट ने अगर इंपोर्ट किया तो हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे, पर इन लोगों ने अगर डोमेस्टिक मार्केट में गुड्स को बेच दिया तो ऐसे केस में हम सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर देंगे भाई। देन सर काउंटर बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। भाई अगर आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है उन गुड्स पर वहां की गवर्नमेंट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन ने कोई सब्सिडी दी है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया है वहां के एक्सपोर्टर को, सो दैट उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए और बिलो द नॉर्मल प्राइस वो गुड्स एक्सपोर्ट हो पाए। और अगर गुड्स ऐसी इंडिया में आ गई और बिलो द नॉर्मल प्राइस में अगर इंडिया में आ गई तो ऐसे केस में हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी बेटा। इसलिए टू सेफगार्ड सच अ सिचुएशन सर गवर्नमेंट ने काउंटर बिलिंग ड्यूटी लगाई ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। क्लियर, सर का ध्यान देना बेटा, वहां की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया है या ऐसा कोई बेनिफिट दिया जिसकी वजह से वहां का कॉस्टिंग कम हो रहा है वहां के एक्सपोर्टर का, सो दैट वहां के लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए। एंड सर हमारे देश में अगर वो इन गुड्स का इंपोर्ट बढ़ गया तो लग जाएंगे बेटा, बैंड बच जाएगी हमारी, इसलिए काउंटर बिलिंग ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज करेगी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। क्लियर। अच्छा, एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ काउंटर बिलिंग ड्यूटी, ये क्या होता है बेटा? सर सर्कमवेंशन मतलब क्या होता है? कोई चीज, कोई लोग इसको अवॉइड करें, मतलब बेवकूफ बना रहे गवर्नमेंट को। कैसे? कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर दिया। जैसे मान लो इटली से कोई पर्टिकुलर गुड्स इंपोर्ट होने पर ड्यूटी गवर्नमेंट ने एंटी सब्सिडी ड्यूटी चार्ज कर दी है। अब सर लोगों ने क्या किया, इटली से मंगा लिया नेपाल और नेपाल से इंडिया मंगा दिया और बता दिया कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है नेपाल। तो सर अगर आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज किया है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन चेंज किया है, कंपोजिशन चेंज किया है, असेंबल डिसअसेंबल करके भेजा है, गुड्स को पार्ट्स कंपोनेंट से भेज दिया आपने, या किसी भी अदर तरीके से आपने टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करी, तो सर आपको पता है सरकार हिंदुस्तानी सरकार है और व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नेवर डू इनडायरेक्टली। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ऐसे केस में हमको अगर पता पड़ गया तो ऐसे केस में हम सर एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगा देंगे और तुम्हें हमारी इमोशन के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एंड सर ध्यान देना बेटा, सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी लगा दी एक बार तो इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 5 ईयर, प्लस गवर्नमेंट चाहे तो इसको 5 साल का और एक्सटेंशन दे सकती है, टोटल 10 साल हो सकता है बेटा ये। क्लियर, डन सरकार। पर हाँ गवर्नमेंट को बोल दिया कि अगर मान लो गवर्नमेंट को कोई शिकायत मिली इस तरह की भाई वहां से सब्सिडाइज्ड गुड्स आ रही है, क्लियर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट स्टडी करेगा, तब तक टाइम लग जाएगा, तो एक बार प्रोविजनल बेस पे चार्ज कर सकता है और यहाँ पे 200 दिन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर। एंड सर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी चार्ज कर सकती है बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज। क्लियर, लास्ट 90 दिन में जो इंपोर्ट हुआ उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली ये ड्यूटी चार्ज हो सकती है। देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, आउट ऑफ इंडिया से जो गुड्स इंडिया में आ रहा है वो बिलो द नॉर्मल प्राइस में आ रहा है ड्यू टू डंपिंग आउटसाइड, मतलब ओवर प्रोडक्शन हो गया ओवरसीज और वहां पर गुड्स डंप हो गया और उसकी वजह से सस्ते में गुड्स इंडिया में आ रहा है, हिंदुस्तान में आ रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी कितना होगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी लोअर ऑफ द मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन, मतलब इंजरी मार्जिन या मार्जिन ऑफ डंपिंग विच एवर इज लोअर, इतना लग जाएगा क्या सर?
एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब आप बोलेंगे सर मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या था? मार्जिन ऑफ डंपिंग मतलब नॉर्मल प्राइस, जिस प्राइस में नॉर्मली गुड्स आता था इंडिया से, माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, जिस प्राइस पे एक्चुअली आया। मान लो 100 रुपीज वॉज दी, 100 रुपीज वॉज दी नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस जितने में गुड्स आता था, माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, एक्चुअली जितने में उसने एक्सपोर्ट किया। अभी एक्सपोर्ट किया मान लो 90 रुपीज में, तो 10 रुपीज द सर मार्जिन ऑफ डंपिंग, डंपिंग मार्जिन इसको बोलते हैं। अब इंजरी मार्जिन, सर इंजरी मार्जिन क्या था? डोमेस्टिक मार्केट में इंजरी कर रहा है बेटा, तो डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस से कंपेयर करेंगे। तो फेयर सेलिंग प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट, तो सर इंजरी मार्जिन मतलब फेयर सेलिंग प्राइस, नॉन इंजुरियस प्राइस, मतलब नॉर्मल प्राइस जो होती है वो, माइनस लैंडेड वैल्यू। अब लैंडेड वैल्यू क्या होती है बेटा? जिस प्राइस पे गुड्स लैंड हुई है, मतलब असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करने का बेटा, बाकी एडिशनल ड्यूटीज वगैरह ऐड नहीं करने का। ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी सरकार, उस वैल्यू को बोलते हैं क्या? लैंडेड वैल्यू। लैंडेड वैल्यू को कंपेयर करेंगे फेयर सेलिंग वैल्यू से, और फेयर सेलिंग वैल्यू और इसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉल्ड सर इंजरी मार्जिन। तो डोमेस्टिक मार्केट जिस प्राइस में इंजरी हो रहा है वो, क्लियर, इंजरी मार्जिन कितना है वो, या फिर डंपिंग मार्जिन कि नॉर्मल प्राइस माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, कितना डिफरेंस है? तो सर विच एवर इज लोअर, जितना होगा उतना एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है गवर्नमेंट। अगेन सेम पॉइंट, एंटी सर्कमवेंशन मेजर इन केस ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी सर्कमवेंशन मतलब अगेन लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स का डिस्क्रिप्शन कंपोजिशन वगैरह चेंज कर रहे हैं, गुड्स को असेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में लेके आ रहे हैं बेटा, या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके एनी अदर मोड से ड्यूटी को चोरी कर रहे हैं कुल मिला के, तो ऐसे केस में उनकी बैंड बजा देंगे और ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज होगा। एंड अगर 100% ईओयू या एसीजेड या फ्री ट्रेड जोन की यूनिट ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो हम नहीं लगाएंगे ये वाली ड्यूटी। पर अगर इन लोगों ने क्या किया, उन गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, या इन गुड्स से बनने वाला आउटपुट गुड्स को डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज हो जाएगा। प्लस सेक्शन नंबर 9AA कहता है कि अगर आप प्रूव कर दो गवर्नमेंट को कि भाई एंटी डंपिंग ड्यूटी जो चार्ज हुआ वो नहीं लगना चाहिए, या ज्यादा चार्ज हो गया, जितना डंपिंग मार्जिन था उससे ज्यादा चार्ज हो गया, तो ऐसे केस में अगर आपने प्रूव कर दिया तो यू विल गेट द रिफंड। अब रिफंड के लिए रूल बना दिया इन्होंने, और यहां बोल दिया क्या, जिस पोर्ट से आपने इंपोर्ट किया उस पोर्ट के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को आप अप्लाई करोगे कि भाई हमको रिफंड चाहिए, कितने टाइम में? 3 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 3 महीने कब से? जिस दिन जजमेंट आया या ऑर्डर डिक्री आई कोर्ट की कि भाई यहाँ पे डंपिंग ड्यूटी ज्यादा लग गई है, तो उसके 1 महीने में आपको 3 महीने में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेफिशिएंट क्लेम हुआ तो 1 महीने के अंदर आपको रिटर्न कर देंगे, भाई सही करके दो इसको, और डेफिशिएंसी रिमूव करके आपको 1 महीने के अंदर वापस रीसबमिट करना पड़ेगा। जब आपने रीसबमिट किया तब माना जाएगा कि आपने एक्चुअली सबमिट किया है, एंड उसके 90 डेज के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। पर हाँ, रिफंड विल बी ग्रांटेड टू द पर्सन हु हैज बोर्न द बर्डन ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूटी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। एंड ऐसे केस में अगर आपने प्रूव कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड तो है ये बेटा हमेशा के लिए। आइए सरकार, केसेस जहाँ पे एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग चार्ज नहीं हो सकता है, किन किन केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी और एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं हो सकता? फर्स्ट केस, सर दोनों ड्यूटी कभी भी साथ में चार्ज नहीं होगी। सेकंड, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्री हो, या ऐसी कोई कंट्री हो जिसके साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट हो रखा है, तो ऐसे केस में सर एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होगी, एक्सेप्ट अगर वहां पे प्रूव हो जाए कि भाई वहां से जो गुड्स आ रहा है, ये एस्टेब्लिश हो जाए कि सर वहां से जो गुड्स आ रहा है वो डम्प्ड प्राइस में आ रहा है या सब्सिडाइज प्राइस में आ रहा है, तो बात अलग होगी सर। देन सर कंट्री, जिस कंट्री से गुड्स आ रहा है सर, वहां पर अगर गुड्स वहीं पे कंज्यूम होती तो भी सेम बेनिफिट मिलता, तो इसका मतलब उन्होंने कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया है। क्लियर? देन कुछ स्पेसिफाइड कंट्री गवर्नमेंट नोटिफाई कुछ स्पेसिफाई कर देगी, वहां से अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा तो एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस जहां प्रूव हो जाए कि वहां पे डम्प्ड गुड्स या सब्सिडाइज्ड गुड्स आ रही है वहां से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हैम्पर हो रहा है, तो लगेगा, वरना एंटी डंपिंग चार्ज या एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं होगा। देन सर डम्प्ड प्राइस पे गुड्स आया है, सॉरी सब्सिडाइज्ड प्राइस पे गुड्स आया है, और वहां की कंट्री ऑफ ओरिजिन की गवर्नमेंट ये बोलती है साहब माफ कर दो साहब, हम हमारी प्राइस को रिवाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं करेंगे। सेम वे, जिस एक्सपोर्टर ने डम्प्ड प्राइस पे गुड्स भेजी थी वो अंडरटेकिंग देता है गवर्नमेंट को कि भाई प्राइस हम रिवाइज करें, प्लीज हमारे गुड्स पर एंटी डंपिंग चार्ज मत करो, तो हम ऐसे केस में एंटी डंपिंग चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? अपील, सेक्शन नंबर 9C बोलता है कि सर अगर मान लो एंटी डंपिंग एंटी सब्सिडी चार्ज हुआ और एसएससी को लगता है कि नहीं हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, एक तो केस ही है। सेकंड, अगर एंटी डंपिंग या एंटी सब्सिडी चार्ज नहीं हुआ या कम हुआ और एसएससी को लगता है, मतलब जो भी दूसरा पर्सन उसको लगता है कि नहीं लगना चाहिए, तो ऐसे केस में वो अपील कर सकता है सेस्टार्ट को। क्लियर? और सेस्टार्ट को अपील करिए, क्लियर, उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे दोनों पार्टी को, एंड उसके बाद वो डिसीजन पास करेगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। एंड सर अपील जो फाइल करनी पड़ेगी विद इन 90 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, जिस दिन वो ऑर्डर आया कि एंटी डंपिंग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उसके बाद 90 डेज के अंदर अपील कर सकते हो बेटा। क्लियर? माहौल, सरकार मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सबसे पहली बात 3739 किस अमाउंट पर लगेगा, तो सर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, असेसेबल वैल्यू प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड ऑल अदर ड्यूटीज। क्लियर? वो सब चार्ज होगा, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी ऐड कर देना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे लगेगा 37 और उसी वैल्यू पे लगेगा क्या 39। क्लियर? डन। लास्ट बात सर, प्रोजेक्ट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट इंपोर्ट क्या होता है बेटा? सर अगर मान लो आप बाहर से आउट ऑफ इंडिया से पूरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर रहे हो,
क्लियर। तो ऐसे केस में आपको एडिशनल बेनिफिट दिया है और एक हेडिंग अलग से इंसर्ट करी हुई है कस्टम टैरिफ एक्ट में 9801 नंबर की हेडिंग, जिसके अंदर कंसेशनल रेट से या नील रेट से कस्टम लगाया हुआ है। रेट ऑफ ड्यूटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, यहां बोल दिया अगर आपने नए प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया वो तो यही इसके अंदर, पर अगर आपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का सब्सटेंशियल एक्सपेंशन किया, मतलब मोर देन 25% अगर कैपेसिटी बढ़ी है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल एक्सपेंशन। तो ऐसे केस में वो भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। प्लस प्रोजेक्ट इंपोर्ट के साथ में अगर आप स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा लेके आ रहे हो तो वो भी अलाउ हो जाएंगे एट कंसेशन रेट इसी हेडिंग के अंदर, पर वहां पे टोटल वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स। क्लियर, डन। और एलिजिबल प्रोजेक्ट कौन कौन से बेटा? इंडस्ट्रियल प्लांट्स, irrigation, power, mining projects, oil and other mineral exploration projects and any other project which may be notified by the government। और यहाँ पे कोई minimum investment criteria नहीं है to be classified under the project import heading। क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। आई होप मजा आ रहा है, माहौल आ रहा है सर, और पढ़ाई आपकी चल रही है अच्छे से। शायद सर ये टाइप्स ड्यूटीज वाला टॉपिक भी खत्म होता है अब, क्योंकि सर लग के पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको पता है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और हाँ ध्यान देना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट का माहौल। क्लियर, नहीं तो ये रिवीजन लेक्चर लेट होते जाएंगे बेटा आपके लिए। ओके सरकार, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, माहौल बनाते जाओ, खुश रहो, एंड सर कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।